हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। मैं हूं सचिन। आज आप सभी को हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वन शॉट करवाने जा रहा हूं। फ्री पीडीएफ नोट्स आप सभी को दे दिए जाएंगे। ड्यू एसओएल एनसी वेब सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और जितनी भी वीडियोस के लिंक होंगे वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये हमारा यूज़र नेम है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्रांसीसी क्रांति के प्रकोप यानी कि जो उसका आरंभ था उसके लिए प्राचीन शासन व्यवस्था जो थी, एंशियंट रिजीम, उसकी वित्तीय समस्याएं जो थी वो किस हद तक जिम्मेदार थी? क्या आप मानते हो कि जो वो वित्तीय समस्याएं थी उसी की वजह से ये क्रांति का आरंभ हुआ? तो चलिए देखते हैं भाई, इसको समझते हैं। यहाँ से सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके सामने अभी। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्राचीन शासन व्यवस्था। एंशियंट रिजीम क्या है? तो एंशियन रिजीम फ्रांस की 1789 से पहले जो पुरानी राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था चला करती थी उसी को पुरानी जो व्यवस्था है या फिर प्राचीन शासन व्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फ्रांस पर एक निरंकुश राजतंत्र था, यानी कि जो राजा होता था उसको कोई रोक नहीं सकता था, उसको जो मन करेगा वो कर सकता था। जहां राजा के पास कानून, सेना और वित्त पर पूरा नियंत्रण था। कानून राजा अपने मन से बनाएगा, सेना उसके कंट्रोल में रहेगी और जितना भी पैसा है वो राजा के कंट्रोल में रहेगा। तो ऐसी व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, बहुत पैसा चाहिए। तो वर्साई के शाही दरबार का खर्च, जो वर्साई का पूरा महल था वहाँ पे उसका जो दरबार लगता था वहाँ खर्चा होता है। भाई थल सेना है, नौसेना है, उसका भी खर्चा आता है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी चलानी है उसका भी पैसा लगता है। पेंशन देनी है उसका भी पैसा लगता है। हालांकि एंशियन रिजीम की वित्तीय व्यवस्था संरचनात्मक रूप से कमजोर थी, क्योंकि वहाँ यह न्याय और समानता की बजाय विशेष अधिकारों पर आधारित थी। होता क्या था कि जो कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोग थे उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचा जाता था, न्याय नाम की चीज़ ज़्यादा थी नहीं। तो हुआ क्या, दीर्घकालीन वित्तीय कुप्रबंधन चल रहा था। तो फ्रांस का वित्तीय संकट अचानक 1789 से शुरू नहीं हो गया था, एकदम से प्रॉब्लम नहीं आई थी। कई दशकों से धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ी थी, जिसके कई कारण थे। जैसे कोई इनका बजट का सिस्टम नहीं था, शाही खर्चों पर नियंत्रण नहीं था, अपना लेविश लाइफस्टाइल इनका चल रहा था। जो लुई 14वां राजा था वो राजा बहुत विलासितापूर्ण जीवन शैली जीता था, बहुत एकदम है ना ऐशो आराम से। सो राजशाही व्यवस्था ने वित्तीय सुधार करे नहीं और लगातार लगातार कर्ज लेते रहे फ्रांस के अंदर। और इससे संकट जो है वो स्थायी हो गया, और संकट हो गया बड़ा ही ज्यादा खतरनाक, महंगे युद्धों का बोझ। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने बहुत महंगे महंगे युद्ध लड़े। जैसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध हो गया, 7 वर्षों तक एक युद्ध चला था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में घुस गए थे। यानी कि ये युद्ध क्यों लड़ रहे थे? प्रतिष्ठा, अपना है ना, अपना एक टोरा बनाने के लिए, और ब्रिटेन जैसे प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के उद्देश्य से वो लड़ रहे थे, ब्रिटेन को हराना चाहते थे। लेकिन इससे कोई वित्तीय लाभ नहीं हुआ। याद रखिए, जब आप युद्ध लड़ते हो तो आपका वित्तीय नुकसान होता है, लाभ नहीं होता। तो ये जो युद्धों का खर्चा होता था ये कर्ज लेकर पूरा किया जाता था, जिससे राष्ट्रीय ऋण, जो नेशनल जो लोन चढ़ा हुआ था फ्रांस के ऊपर, वो और ज्यादा बढ़ गया इन युद्धों की वजह से। बढ़ता राष्ट्रीय ऋण और ब्याज संकट। तो 1780 के दशक के अंत तक हुआ क्या, फ्रांस पर बहुत ज्यादा राष्ट्रीय ऋण चढ़ चुका था। जो आप कहते हो ना, जो उधार बहुत ज्यादा चढ़ गई थी। राज्य की कुल आय का लगभग 50% केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता था। सोचो, 100% जो इनकम है उसमें से 50% जो है वो तो सीधी इनकम जा रही है अपना इंटरेस्ट चुकाने में, मूल ऋण तो चुका ही नहीं पा रहे थे। तो परिणाम क्या हुआ भाई, सुधार करने के लिए पैसा नहीं था। अकाल आ जाता था तो भाई अकाल पड़ जाता था, फैमिन, तो उसके राहत के लिए पैसा नहीं था। प्रशासन चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। तो सरकार जो है ना वो कर्ज के दुष्चक्र में फंस गई थी, एक ऐसा चक्र जिससे निकल पाना बहुत ही टफ लग रहा था, बहुत टफ। अन्यायपूर्ण और असमान कर व्यवस्था। होता क्या था, जो ये पुराना प्राचीन साम्राज्य था इसमें कर व्यवस्था, जो टैक्स का सिस्टम है, बहुत अन्याय वाला था। जो प्रथम पादरी वर्ग होता था उनको तो करों से मुक्त कर रखा था। द्वितीय वर्ग जो होता था, अभिजात वर्ग, वो बहुत कम कर देते थे। और तृतीय जो जितने भी किसान हैं, बेचारे मजदूर हैं, सारा कर उनसे लिया जाता था। तो ये तो अन्याय है ना, असमान व्यवस्था है। टाइल, गेबल, दशमांश यानी कि टीथ, बेगार,
ये ऐसे ऐसे कर उनसे लिए जाते थे, ऐसे ऐसे काम करवाए जाते थे जिनसे कि होता क्या था, ये सारा भार किसानों पर, मजदूरों पर पड़ता था। विशेष रूप से जब ऐसा भी कई साल आते हैं जब भाई फसल अच्छी नहीं होती, फसल खराब हो जाती है, तो भारी आर्थिक कष्ट आ जाता है, तो जनता में आक्रोश तो होगा, गुस्सा तो होगा। अकुशल और भ्रष्ट कर वसूली व्यवस्था। तो कर वसूली का कार्य जो होता था वो निजी ठेकेदारों को सौंपा जाता था, जो जनता से कर वसूला करते थे। वसूली गई राशि का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते थे, सरकार को केवल एक भाग ही देते थे। ठीक है, ऐसा सिस्टम होता था। तो जनता का शोषण था बहुत ज्यादा, सरकार की वास्तविक आय बहुत कम थी, और इस व्यवस्था ने एक वित्तीय संकट को और गंभीर बना दिया था। ठीक है, ये जब व्यवस्था चलेगी ना तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाएंगी, कम नहीं होंगी। तो राज्य के प्रति जनता का विश्वास जो था वो पूरा ही एकदम खत्म हो गया, जनता को कोई भरोसा ही नहीं था कुछ हो भी सकता है। वित्तीय सुधारों की विफलता। तो फ्रांस को वित्तीय रूप से बचाने के लिए कई मंत्रियों ने प्रयास करे भाई, कोशिश करी कि भाई एक कर का सिस्टम बराबर का लो, प्रस्ताव रखा, ये विशेष अधिकार कुछ लोगों को दे रखा है, इसको कम करो, इसकी कटौती करो। लेकिन अभिजात वर्ग के जो लोग होते थे, ऊपर की कैटेगरी वाले ना, वो इसको विरोध कर देते थे। और जो पार्लियामेंट्स होते थे उन्होंने उन्होंने क्या करा, कानूनों को ही रोक दिया, कानून ऐसे बन ही नहीं पा रहे थे। और राजा के अंदर तो लीडरशिप स्किल्स थी ही नहीं बिल्कुल। तो सुधार करने में ये सारी असफलताएं हैं। ये क्या दिखाता है कि एंशियंट रिजीम राजनीतिक रूप से कठोर और समय से बहुत पिछड़ी हुई व्यवस्था थी, बहुत ही बेकार व्यवस्था थी इनकी। 1780 के दशक में तत्कालिक वित्तीय पतन हुआ क्या, 1787 से 88 के बीच फसल हो गई खराब, और उसके कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत तेज बढ़ जाएंगी। जब फसल खराब होती है, गरीबों में भूख और कुपोषण बढ़ जाएगा, कर वसूली में बहुत गिरावट आ गई, ज्यादा टैक्स आ ही नहीं रहा, तो साहूकारों ने भी सरकार को ऋण देने से इनकार कर दिया। तो फ्रांस की एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां मान लो वो वित्तीय रूप से बिल्कुल असमर्थ हो गया। फिर एस्टेट जनरल की बैठक हुई, राज्य जब दिवालिया हो गया तो उसके कारण राजा ने 1789 में स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई ताकि नए कर दोबारा से लगाए जा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे तृतीय स्टेट को राजनीतिक मंच मिल गया। तो जो तृतीय, जो किसान मजदूर वाले थे, उनको भी एक प्रतिनिधित्व मिल गया। तो जनता ने मतदान प्रणाली में सुधार की मांग उठाई कि भाई मतदान करवाओ, वोटिंग करवाओ सही तरीके से। और वित्तीय मुद्दों पर फिर बातचीत धीरे धीरे मुद्दों पर बात होने लगी, और बातचीत होते होते ही राजनीतिक क्रांति में बदल गई बातचीत। तो ऐसे ही ये वित्तीय संकट आया था और सीधा सीधा एक गेट ओपन हो गया फ्रांसीसी क्रांति का इसी तरीके से। जिम्मेदारी की सीमा, अंतिम मूल्यांकन। हुआ क्या, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण यही था कि भाई जो संरचनात्मक जो कुछ प्रॉब्लम्स थी ना, वो बहुत उजागर हो रही थी। जो एंशियंट रिजीम था, प्राचीन साम्राज्य था। हालांकि इसके साथ साथ और भी समस्याएं थी। सामाजिक असमानता बहुत फैली हुई थी, पादरियों को स्पेशल विशेष अधिकार दिए जाते थे, वहीं किसानों को कोई अधिकार नहीं थे। राजनीतिक निरंकुशता, यानी जो राजा था वो निरंकुश था, वो जो उसको अच्छा लगता था अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग फैसले लेता था। प्रबोधन काल के विचार भी आ रहे थे, लोगों में कुछ नए विचार भी थे। ठीक है, तो वो भी बदलना चाहते थे, बदलाव चाहते थे। तो इसी वजह से फ्रांसीसी क्रांति जैसे विचार सामने उठकर आए। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, 1789 से 1792 के प्रारंभिक जो चरण थे, जैसे कि उदारवादी चरण 17, उसकी जो स्टार्टिंग वाली तुलना है 1789 से 1792 की तुलना हमें करनी है 1792 से 1795 का जो बाद का काल आया, जो उग्र काल था, जहां पे थोड़ा ज्यादा ही जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, वो उग्र हो गए थे। जैकोबिन चरण भी इसको कहा जाता है। तो ये परिवर्तन कैसे आए, क्या है, आपको बताना है। तो देखो भाई हुआ क्या, शुरू शुरू में एक चरण जो आया क्रांति का 1789 से 1792 का, तो इसमें क्या हुआ, इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। जो क्रांतिकारी होते थे वो बहुत उदार होते थे, बहुत शांत होते थे, और उनका मेन उद्देश्य यही होता था फ्रांस की व्यवस्था में उनको सुधार करना था, ना कि व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट करना था। तो वे राजा की शक्तियों पर कंट्रोल चाहते थे, और ये लोग चाहते थे कि समाज में न्याय हो, है ना, साथ साथ व्यवस्था और शांति बनी रहे। लेकिन जब उग्र काल आया, जैकोबिन चरण 1792 से 1795, तो इनका लक्ष्य बिल्कुल अलग था। जो उग्रवादी थे उनका मानना था कि पुरानी व्यवस्था बहुत भ्रष्ट है, इसको सुधारने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो पूरी तरीके से उस पुरानी व्यवस्था को कर दो खत्म, ताकि एक समानता पर आधारित एक फ्रांस बने जहां पर हर कोई इक्वल हो। समझ आ रहा है। अब राजा की क्या भूमिका है देखो,
1789 से 1792 के बीच राजा था लुई 16वां। उसको अभी भी फ्रांस का एक जरूरी हिस्सा माना जाता था, उसकी वैल्यू थी। कई क्रांतिकारियों का मानना था, विश्वास था कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र सफल हो सकता है, यानी राजा संविधान द्वारा बनाए गए नियम कानून का पालन करेगा और उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, जो भी सभा कानून बनाएगी राजा उसका पालन करेगा। लेकिन जब जैकोबिन चरण आया तो राजा को जनता का शत्रु बताया गया, गद्दार माने जाने लगा, यानी कि राजा तो है ही बेकार, राजा तो हमारा दुश्मन है, शत्रु है। तो उन पर मुकदमा तक चलाया गया और 1793 में उन्हें फांसी दे दी गई और इसी के साथ राजतंत्र भी वहां का पूरी तरीके से समाप्त हो गया। राजनीतिक नेतृत्व और सत्ता का स्वरूप। तो जब उदारवादी चरण था तो जो लीडर होते थे ज्यादातर पढ़े लिखे नेता होते थे, शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे, वकील हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, और ये लोग कानूनी और राजनीतिक सुधार चाहते थे। सत्ता सभाओं के माध्यम से चलती थी, यानी कि जो सभा होती थी, मीटिंग्स होती थी, बहस होती थी, चर्चा होती थी। तो जब उग्रवादी वाला चरण आया, जैकोबिन काल, तो उसमें क्या हुआ, जैकोबिन्स के हाथ में, जो थोड़े उग्र लोग थे उनके हाथ में चली गई सत्ता, और विशेष रूप से मैक्समिलियन रोबेस्पियर ऐसे नेता थे जो बहुत उग्र थे। उनका मानना था कि क्रांति को बचाने के लिए कड़ा नियंत्रण चाहिए, हमें अगर ये क्रांति जारी रखनी है तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हमारा ये फ्रांसीसी क्रांति करने का कोई मतलब है। अदरवाइज अगर हम कठोर कदम नहीं उठा सकते तो भाई हमें रहने देना चाहिए, फिर ये क्रांति वगैरह हमारे बस की चीज है ही नहीं। इसके बाद है हिंसा का व्यवहार। तो जब उदारवादी चरण था तो हिंसा तो मौजूद थी लेकिन बहुत ही सीमित थी, अक्सर अचानक भड़क जाती थी हिंसा, विरोध प्रदर्शन वगैरह या स्थानीय लेवल पर थोड़ी बहुत अशांति। नेता जो होते थे वो चाहते थे स्थिरता, स्टेबिलिटी रहे, अराजकता ना हो। लेकिन जब जैकोबिन चरण आया तो व्यवस्थित रूप से हिंसा करवाई गई सरकार द्वारा। ठीक है, विशेषकर आतंक के शासन का एक दौर आया कि जहां पे सभी लोगों को आतंकित किया गया, डराया गया, और इस समय फांसी और दमन को क्रांति को दुश्मनों से बचाने का साधन माना गया, यानी कि फांसी दे देना, दमन कर देना। ठीक है, ये सब हो रहा था। सामाजिक समानता और वर्गों के प्रति दृष्टिकोण। अब ये क्या है, देखो, उदारवादी वर्ग का ध्यान, जो शुरू शुरू वाले क्रांतिकारी थे उनका ध्यान था कानूनी रूप से सभी को समानता दिलाना, यानी कानून के सामने जब कोई कोर्ट में खड़ा होगा तो वो सभी बराबर हों। लेकिन वे अमीर और गरीब के बीच जो एक सामाजिक आर्थिक अंतर है ना, उसको समाप्त करने की बात ज्यादा नहीं कर रहे थे। लेकिन जो उग्रवादी लोग थे, जैकोबिन्स, वो थोड़े आगे बढ़े। उनका मानना था भाई आर्थिक समानता, असमानता बहुत ज्यादा है, बहुत गंभीर समस्या है, तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं, जो प्राइजेस हैं, वो नियंत्रित किए जाएं, जमाखोरी करने वालों को सजा दी जाए, जो गरीब और श्रमिक वर्ग हैं उनके पक्ष में नीतियां बनाओ, उनका कुछ भला करो भाई, और ऐसे कदम उठाओ तो हम बिल्कुल इसके लिए लड़ मरेंगे, ऐसा उनका मानना था। ये सारे काम वो करवाना चाहते ही चाहते थे। फिर है धर्म और चर्च। तो 1789 से 1792 के बीच जो चर्च होता था उसकी शक्ति थोड़ी सी कम हो गई थी, उसकी शक्ति कम की गई थी, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है उसका सम्मान अभी भी होता था। तो क्रांति का उद्देश्य यह था कि चर्च को कंट्रोल में रखना है, ना कि चर्च को ही खत्म कर देना है। लेकिन जब जैकोबिन काल आया तो धर्म को तर्क और समानता के खतरा, मतलब धर्म को बताया गया ये जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, ये तर्क पे नहीं चलती और ये समानता पे नहीं चलती, इसके खतरा है ये। कई चर्च बंद करवाए गए, धार्मिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया गया, रोक दिया गया, और पारंपरिक जो एक ईसाई धर्म था वो बिल्कुल एकदम धीमा पड़ गया फैलना, और नए क्रांतिकारी विश्वास आए क्रिश्चियनिटी के। जैसे आपने मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ा होगा, वो कैसे आए थे और उन्होंने वो जो है क्रिश्चियंस को पूरा बदलने की कोशिश करी थी। ठीक है, प्रोटेस्टेंट। विदेशी युद्ध और आक्रमण का भय। तो शुरुआत में फ्रांस का ध्यान होता था सिर्फ अंदरूनी सुधार करने पर, फ्रांस को अंदर ही अंदर से वो सुधार करने पे फोकस ज्यादा रहते थे। लेकिन 1792 के बाद फ्रांस ने कई यूरोपीय राजतंत्रों के खिलाफ युद्ध किया भाई, राजाओं से, जिन्हें डर था कि क्रांति उनके देशों में भी फैल सकती है। तो ये युद्धों से देश में डर और घबराहट फैल, देश के अंदर घबराहट का माहौल फैल जाता है। तो जो जैकोबिन लोग होते हैं ना, उग्र वाले, उनको लगा कि फ्रांस चारों ओर से दुश्मनों से ही घिरा हुआ है, इसलिए उन्होंने देश के भीतर कठोर नियंत्रण तो बनाया ही बनाया, लेकिन और ज्यादा अत्याधिक कदम को सही ठहराया। अगर कठोर है तो कठोर को और कठोर करो। आंतरिक शत्रुओं का भय। उदारवादी चरण में अगर कोई मतभेद हो जाता था तो बहस और कानून के माध्यम से उसको सुलटाया जाता था,
लेकिन जब उग्रवादी जैकोबिन्स का टाइम आया तो राजनीति पर डर का माहौल हावी हो गया। जब भी किसी को लगता है कि भाई जो क्रांति का विरोध करेगा, जिस पे शक भी होगा, तो सीधा उसको फांसी है या उसको गिरफ्तारी है। सो इस काउंटर रेवोल्यूशन के डर ने कि भाई अगर रेवोल्यूशन के अगेंस्ट गए तो हम सीधा अंदर या सीधा फांसी पे, तो एक मतलब बहुत कठोर कठोर स्टेप्स उठाए उस टाइम पे। सरकार की संरचना और निर्णय निर्माण। तो शुरू शुरू में जो क्रांति चल रही थी उसमें शासन व्यवस्था जो होती थी, सभा होती थी, मतदान करवाया जाता था, लिखित कानूनों पर आधारित थी। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता था और हर निर्णय बहुत ही ज्यादा बहस करके चर्च मतलब पूरा एकदम चर्चा करके उसके बाद लिया जाता था डिसीजन। लेकिन जब जैकोबिन चरण आया उग्र वाला, तो सत्ता कुछ गिने चुने समितियों के हाथ में रह गई। खासकर जन सुरक्षा समिति के पास सारी की जो है मतलब सारी की सारी जो सत्ता है वो आ गई। तो इस समय फैसले तेजी से लिए जाते थे, कोई मुकदमा नहीं होता था, कोई बहस नहीं होती थी। नेताओं को लगता था कि क्रांति बचानी है तो भाई तेजी से कठोर कार्यवाही करनी होगी, ज्यादा पूछने ताछने की किसी से जरूरत है नहीं। उदारवादी शासन से उग्रवादी शासन में बदलाव क्यों हुआ? देखो हुआ क्या, राजा का फ्रांस से भागने का प्रयास। जब राजा ने भागने की कोशिश करी तो राजतंत्र पे से लोगों का विश्वास टूट गया। विदेशी युद्ध की बात करें तो भाई डर और दबाव बहुत बढ़ गया, विदेशी युद्ध भी हुए। आर्थिक संकट आ गया था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, गरीबी सी मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा थी, आम जनता नाराज थी। तो सबसे मेन कारण ही यही था कि क्रांतिकारियों को लगता था कि उदारवादी नीति बहुत धीमी है, उदारवादियों के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो पता नहीं कितने साल बाद जाके फ्रांस का विकास होगा और क्रांति की रक्षा नहीं कर पाएंगे उदारवादी नेता। तो उग्र नेताओं ने सुरक्षा, समानता और कड़े फैसले लेने का वादा किया कि भाई हम सुरक्षा पे ध्यान देंगे, समानता पर ध्यान देंगे और कड़े फैसले लेंगे। तो शुरुआत में इसी कारण बहुत से लोगों ने उनका समर्थन भी किया। अगले प्रश्न की तरफ अब हम मूव ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय सभा, ठीक है, राष्ट्रीय सभा 1789 से 1791 के सुधारों ने फ्रांस को कितनी हद तक बदल दिया? तो चलो देखते हैं नेशनल असेंबली में क्या हुआ था। तो 1789 में एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग हुई थी और उसका राष्ट्रीय सभा में उसको उसको एक नेशनल असेंबली में बदल दिया गया था। वो जो सभी स्टेट्स के लोग आ रहे थे वहाँ पे मीटिंग में, तो फ्रांस की पुरानी जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से टूट गई। जो राजा महाराजा वाला सिस्टम होता था फ्रांस का वो पूरा खत्म हो गया। और उस समय फ्रांस बहुत गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ भी रहा था, मैं आपको बताना चाहूँगा। और जब ये नेशनल कमेटी, ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस वगैरह जो बनी थी, ठीक है, इन्होंने क्या करा, असेंबली ने देश को स्वतंत्रता, समानता और संवैधानिक शासन जैसे कोशिश करी कि भाई देश में हम आज़ादी लाएं, आज़ाद रहे फ्रांस, देश के अंदर समानता हो और संविधान के अकॉर्डिंग देश में सब कुछ किया जाए। ये इन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे ऐसा हो। 1789 से 1791 के बीच जो नेशनल असेंबली होती थी उसमें कई बड़े सुधार किए गए, जिनसे फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था में कुछ बदलाव आया, कानून और प्रशासन में कुछ सोच विचार करके मतलब सोच विचार करने के तरीके में बदलाव आया। लेकिन ये सुधार टिकाऊ नहीं थे, ये सुधार ज़्यादा समय तक सफल नहीं हो पाए। आर्थिक संकट भी था, धार्मिक विरोध भी था, सीमित राजनीतिक भागीदारी थी और राजतंत्र का बना रहना, ये तो आप मान के चलो कि एक प्रॉपर बाधा ही बाधा है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इन सुधारों ने सिद्धांत और ढांचे के स्तर पर तो गहरे और स्थायी परिवर्तन किए, लेकिन व्यावहारिक रूप से इतने परिवर्तन नहीं हुए। यानी कि थियोरिटिकली अलग चीज होती है, उस चीज को प्रैक्टिकली करना ही बहुत बड़ी बात होती है, चैलेंज होता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाया पूरा। प्राचीन शासन व्यवस्था का अंत। नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो पुरानी शासन की व्यवस्था थी वो उसका विनाश हो गया। अगस्त 1789 में जो फरमान हुए उसके माध्यम से सामंती जो विशेष अधिकार दिए जाते थे वो बिल्कुल बंद करवा दिए गए, समाप्त। जमींदारी कर खत्म कर दिए गए, जो ये जमींदार लोग कर वगैरह लेके आते थे। दासत्व, जो दास बना के इधर उधर ले जाते थे ना सर्फ, ठीक है, इसको बिल्कुल बंद कर दिया। और चर्च को दिया जाने वाला टीथ जो एक कर होता था उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो बहुत सारे प्रशासनिक सुधार हुए। अभिजात वर्ग और पादरी वर्ग को जो विशेष कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार दिए हुए थे वो भी खत्म कर दिए। जन्म के आधार पर भेदभाव भी खत्म करवा दिया। और यह एक क्रांतिकारी बदलाव था क्योंकि भाई इसने उस सामंती व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया जिसने सदियों तक फ्रांस पर शासन किया। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, बहुत लंबे समय तक फ्रांस में सामंतवाद था भाई, और सामंतवाद की व्यवस्था ही पूरी तरीके से खत्म हो गई। सामंतवाद का अंत और कानूनी समानता।
तो भाई सामंतवाद समाप्त होने के बाद सभी नागरिक जो थे वो कानून की नजर में हो गए बराबर। तो अभिजात वर्ग और पादरी वर्ग, उनको जो स्पेशल राइट्स मिले हुए थे वो उन्होंने खो दिए। और टैक्स व्यवस्था को सिद्धांत रूप से सभी पर समान रूप से लागू किया गया, यानी कि कर सभी बराबर देंगे, ये नहीं होगा पादरी कर नहीं देगा या वो कर नहीं देगा। अब जन्म या पद के आधार पर विशेष अधिकार नहीं होंगे, अब कानून के सामने समानता का विचार होगा, भाई कानून के आगे सब बराबर रहेंगे। तो फ्रांस क्या एक ऐसे समाज में बदल गया जो विशेष अधिकार नहीं बल्कि नागरिकता पर आधारित था, कि भाई किसी को विशेष अधिकार दे के फिर उसके बाद नहीं बात करेंगे उससे। हालांकि वास्तविकता में कई किसान अभी भी गरीबी में थे, आर्थिक कठिनाइयों से जूझते रहे। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा में कुछ मूल अधिकारों की घोषणा की गई। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, हमें हर कोई बराबर का आके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हमें अपनी बात रखने की आज़ादी हो। विचार की स्वतंत्रता, अपने आइडियाज को हम रख पाएं। संपत्ति की सुरक्षा, कि भाई हम अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रख पाएं। और यह भी कहा गया कि सत्ता राजा की नहीं बल्कि राष्ट्र की है। जो पावर है वो एक राजा के हाथ में नहीं है, वो पावर लोग, जनता और देश के हाथ में है। यह निरंकुश शासन से एक बड़ा वैचारिक बदलाव था। निरंकुश शासन में तो क्या होता है कि भाई सब कुछ वो अपनी मनमर्जी से करता है, कोई जानकारी नहीं देता किसी को। लेकिन व्यवहार में ये सभी अधिकार वर्गों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। हर किसी को ये सारे राइट्स नहीं मिले जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कईयों को मिले, कईयों को नहीं मिले। तो हुआ क्या था, राजनीतिक परिवर्तन समझते हैं थोड़ा सा। 1791 के संविधान में उसमें उसने क्या किया, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत कर दिया पूरी तरीके से, और उसकी जगह एक ऐसा राजतंत्र आया जिसको संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था कहा जाता है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग राजा काम करेगा। तो कानून बनाने की शक्ति एक जो है नेशनल असेंबली को दे दी गई, जबकि राजा के पास कार्यपालिका का अधिकार होगा, कानून को अस्थायी रूप से रोकने का भी अधिकार होगा अगर वो चाहे तो किसी भी कानून को। तो हालांकि राजा की शक्ति बहुत कम कर दी गई थी, लेकिन राजतंत्र पूरा खत्म नहीं हुआ था भाई। और इससे क्या हुआ, उग्र क्रांतिकारियों में थोड़ा गुस्सा आ गया, एक तनाव पैदा हो गया कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। फिर है प्रशासनिक पुनर्गठन और केंद्रीकरण। तो नेशनल असेंबली ने क्या करा, फ्रांस को विभागों में बांट दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट में। और जो पहले प्रांतों में बांटने का सिस्टम था वो खत्म कर दिया, जो विशेष अधिकार दिए जाते थे। स्थानीय प्रशासन को एक समान बनाया गया, हर जगह लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई, अधिकारियों को चुनाव करके फिर उसके बाद वहां पे ड्यूटी पे लगाया गया। तो इस सुधार से एक आधुनिक, एक कुशल और एक केंद्रीकृत प्रशासन बना, जहां पे एक अच्छा कंट्रोल होगा। और ये सुधार आप मान के चलो बहुत बड़ी उपलब्धि है। फ्रांसीसी क्रांति से अगर कोई सुधार हुआ तो वो ही एक सुधार है जो अब आपके स्क्रीन के सामने आप पढ़ रहे हो। न्यायिक और कानूनी सुधार में अगर हम देखें तो पुरानी मनमानी न्याय व्यवस्था हुआ करती थी, अपने मन के अकॉर्डिंग जितना मर्जी उनको अच्छा लगता था वो टैक्स ले लिया करते थे, यातना अलग देते थे। सामंतवाद अलग था, न्यायालय की कोई वैल्यू नहीं थी। सभी नागरिक कानून के सामने बराबर माने जाने लगे। इसके बाद धीरे धीरे फ्रांस में एक समान कानून की व्यवस्था आ गई भाई, अब सबके लिए एक ही कानून है। और इन सुधारों ने क्या करा, कानून का शासन मजबूत कर दिया है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण सुचारू रूप से जो है ये सब चल नहीं पाता ज़्यादा लंबे समय तक। चर्च सुधार और धार्मिक विभाजन। तो वित्तीय संकट हल करने के लिए चर्चों की जमीनें राज्य द्वारा जब्त की गई, यानी कि चर्च की जमीन ही हड़प ली सीधा। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी, यानी कि ये क्या था, इसके तहत चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया। इसमें हुआ क्या कि भाई जो जो चर्च होगा अब उसका पूरा मैनेजमेंट स्टेट करेगा, और पादरियों को संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ लेनी पड़ेगी। पादरी बनना है तो यहाँ पे चलो ओथ लो कि भाई शपथ लेता हूँ अपना अच्छे से काम करूंगा। ये सुधार राज्य के नियंत्रण को बढ़ाने में सफल रहे, कंट्रोल अच्छा हुआ। और लेकिन इसने चर्च और धार्मिक किसान जो लोग होते थे वो उनको गुस्सा कर दिया, क्योंकि चर्च और किसान जो क्रिश्चियंस थे उनको पसंद नहीं था कि कोई उनके लाइफ में इंटरफेयर करे भाई इस तरीके से, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आर्थिक सुधार और लगातार जारी संकट। तो हुआ क्या, नेशनल असेंबली ने असाइनेट्स नामक एक कागजी मुद्रा जारी करी, एक करेंसी जारी करी भाई, जिसे चर्च की जमीनों से समर्थन मिला हुआ था। चर्च की जो जमीनें थी वो पूरा सपोर्ट मिलता था भाई उस करेंसी को। लेकिन इतनी प्रिंटिंग हुई कि वो भी महंगी हो गई। फिर भोजन की कमी, बेरोजगारी, कीमतें बढ़ती जा रही है, लोगों को इतना अफेक्ट कर दिया था। आज़ादी के बाद लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी हद से ज़्यादा।
तो हुआ क्या, आर्थिक सुधार लोगों के जीवन स्थिति में सुधार नहीं ला सकते, और इससे क्रांतिकारी जो लोग हैं वो जो सरकार है उसके प्रति जनता का समर्थन कमजोर हो गया। ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे राजनीतिक अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों तक सीमित होते हैं जो एक्टिव रहते हैं, जिनके पास संपत्ति का, लेकिन इनके पास संपत्ति का न्यूनतम एक वो लेवल है कि हाँ इतनी प्रॉपर्टी है। महिलाएं, शहर के गरीब लोग, किसान लोग, ये राजनीतिक भागीदारी से इनको बहुत दूर रखा जाता है। तो समानता का वादा तो करते हैं, पर वादा पूरा होने के बाद भी क्या होता है कि भाई वो कोई नहीं हो पाता, मतलब वो एक जो भागीदारी है उसको बाहर ही रखा जाता है उससे। तो क्रांति ने केवल सीमित ब्यूरोक्रेटिक लोकतंत्र स्थापित किया, यानी कि थोड़े बहुत पढ़े लिखे बहुत एडवांस लेवल पे लोग हैं उन्हीं को ही जोड़ा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 1815 के वियना समझौता, वियना जो संधि हुई थी, उसके द्वारा पुरानी व्यवस्था जो थी एंशियंट रिजीम, वो कैसे बदल गई ये आपको बताना है। इसके बाद यूरोप का कॉन्सेप्ट क्या था और ये असफल क्यों हुआ, ये भी आपको इसी के साथ जोड़ते हुए बताना होगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है इसमें। तो 1814 में नेपोलियन जो था वो हार गया था, और उसकी हार के बाद जो शक्तियां जीत गई थी, उन्होंने वियना संधि जो हुई थी उसमें यूरोप को फिर से व्यवस्थित करने के लिए एक बैठक करी कि भाई एक सॉरी एक दोबारा से मैनेजमेंट करवाओ यूरोप का पूरा। और वियना समझौता जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई कई वर्षों से जो क्रांतियां चल रही हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, राजनीतिक रूप से जो इनस्टेबिलिटी है वो दूर हो जाए। कुछ महाशक्तियां थी, जैसे ऑस्ट्रिया एम्पायर था, रूस है, प्रशिया है, ब्रिटेन है, बाद में जो है फ्रांस भी इसमें जुड़ गया था। ठीक है, जो उसका राजतंत्र वाला सिस्टम था। तो एक तरीके से आप मान के चलो उसको राजतंत्र वैधता और शक्ति संतुलन के आधार पर बहाल करने का प्रयास कर रही थी कि भाई जितना हो सके शक्ति संतुलन बनाए, सभी के पास अपने हथियार हों, सभी आपस में बातचीत करें ताकि आपस में पड़ोसी तो कम से कम ना लड़ें। हालांकि इन समझौते ने कई पारंपरिक शासकों, रूढ़िवादी सिद्धांतों को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति द्वारा लाए गए जो सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक बदलावों को पूरी तरह उलटना संभव नहीं हो सका। जो एक बारी वो आए हैं विचार, वो एकदम से तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है पुरानी व्यवस्था राजनीतिक रूप से काफ़ी हद तक बहाल हो गई थी, लेकिन समाज के अंदर और समाज के लोगों के विचार जो थे वो अब क्रांतिकारी हो चले थे। वैधता का सिद्धांत, ये अब हमारा अगला टॉपिक है, और इसके अंदर अब हम जानेंगे कि भाई वैधता का जो सिद्धांत होता है वो वैधता का सिद्धांत होता क्या है। तो वैधता का सिद्धांत क्या करता है भाई, वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि नेपोलियन जो था, बोनापार्ट, नेपोलियन द्वारा हटाए गए वैध शासक फिर से अपनी सत्ता में आ जाए। जिसको नेपोलियन ने हटाया है उन राजाओं को वापस में सत्ता में लाना। तो फ्रांस, स्पेन, नेपल्स में बुर्बोन राजतंत्र को दोबारा से लगा दिया गया, चलो भाई जाओ कर लो अपना शासन चला लो। तो वंशानुगत राजतंत्र अधिकतर जगह बहाल हो गया कि एक राजा है, उसका बेटा अगला राजा, उसका बेटा अगला राजा, जिससे एक पारंपरिक शासन दोबारा मजबूत हो गया। और रूढ़िवादी जो पुराना राजतंत्र था, तो अधिकांश जो यूरोपीय राज्य थे उसमें रूढ़िवादी सरकारें फिर से स्टैब्लिश हो गई। ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रूस, यहाँ पे निरंकुश शासन था बहुत ज्यादा तगड़ा, और उदारवादी संविधान को अस्वीकार कर दिया गया कि नहीं चाहिए भाई हमें उदारवाद। तो निरंकुशता, रूढ़िवादी सत्ता, पुराने विचार, ये दोबारा से इनका दबदबा बढ़ गया यूरोप के अंदर। क्रांतिकारी विचारों का दमन, तो वियना की शक्तियों ने उदारवाद, राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। बोला गया जो ज्यादा क्रांतिकारी बनेगा उसको दबा दिया जाएगा। सेंसरशिप करेंगे, कुछ भी छापोगे, कुछ भी दिखाओगे, पहले सेंसर होगा, और राजनीतिक विरोध नहीं कर सकते ज्यादा। तो जो रूढ़िवादी राजनीतिक नियंत्रण है वो शुरू हो गया यहाँ पे। पुराने सोच, बहुत ख्याल पुराने, लेकिन क्रांतिकारी विचार भूमिगत रूप से जीवित रहे। क्रांतिकारी विचार नहीं एकदम से आप मान के चलो, मतलब एकदम से नहीं हो पाता ऐसा। तो हुआ क्या, यूरोप में कोई भी शक्ति अधिक प्रभावशाली ना हो, इसके लिए क्षेत्रीय बदलाव किए गए। यूरोप में किसी एक के पास ज्यादा पावर ना चली जाए, सभी इक्वल पावर जैसे हों लगभग। तो फ्रांस को प्रशिया और नीदरलैंड जैसी शक्तिशाली राज्यों से घेर दिया गया, यानी कि फ्रांस के चारों ओर प्रशिया वगैरह ये सारे ये इन्होंने घेर लिया फ्रांस को पूरा अच्छे से।
तो शक्ति संतुलन प्रणाली जो होती है यानी कि अपने को दूसरे के बराबर बनाना भाई पावर के मामले में, सो इसने यूरोप में कई दशकों तक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद की, क्योंकि हर कोई अपने को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था, कैसे खुद को मैं चढ़ा सकता हूँ। फिर है क्षेत्रीय पुनर्वास। तो यूरोप को महाशक्तियों के हितों के अनुसार नया रूप दिया गया। तो जैसा महाशक्तियों का जिसमें फायदा हो सकता था वो काम इसमें करवाया गया। पोलैंड का बंटवारा किया गया, जर्मनी को एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया गया, जर्मन संघ पूरा व्यवस्थित तरीके से। और क्या हुआ, इटली विभाजित और असंगठित ही रहा। इटली पे भी एक्शन नहीं हुआ, इटली का एक्शन आपको पढ़ा रखा है मैंने किसी सब्जेक्ट में, आपने पढ़ा होगा। तो जो एक पारंपरिक शक्ति राजनीति चलती आ रही थी, पावर पॉलिटिक्स, वो वापस से आ गई, जहाँ राष्ट्रीय आकांक्षाओं से ज़्यादा राजनीतिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, कि स्थिरता बनी रहे वो ज़्यादा जरूरी है। जनता की सीमित भूमिका। तो हुआ क्या भाई, समझौते में जनता और राष्ट्रीय समूह की इच्छाओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। जो जनता चाहती थी उसको कर दिया गया इग्नोर। और जो निर्णय है वो राजाओं और कूटनीतिज्ञ जो लोग होते थे वो लेते थे, जनता से कुछ नहीं पूछा जाता था भाई। ठीक है, तो पुरानी क्रांति पूर्व की कूटनीतिक शैली पूरी तरह बहाल हो गई, यानी कि क्रांति से पहले यही होता था। ठीक है, बिल्कुल भी इग्नोर किया जाता था, वही हो गया। क्रांतिकारी बदलावों का टिकना। हुआ क्या, राजनीतिक बहाली के बावजूद भी सामाजिक बदलाव जैसे सामंतवाद का अंत, कानूनी समानता कई क्षेत्रों में कायम रहे। कई जगहों पर ये सामंतवाद बिल्कुल ही खत्म हो गया और कानूनी समानता, कानून के आगे हर कोई बराबर रहेगा, ये बात फैल गई। तो पुरानी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरीके से तो नहीं आ पाई, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो रही। राष्ट्रवाद को अनदेखा करना। जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, यहाँ पे राष्ट्रवादी आकांक्षाएं जो थी, नेशनलिस्ट फीलिंग्स, उनको इग्नोर किया जाता था, जिससे कि भाई इनस्टेबिलिटी तो बढ़ेगी अगर आप लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग्स को इग्नोर करोगे। सो समझौते ने शासकों को बहाल किया, लेकिन राष्ट्रीय एकता बहाल नहीं हो पाई, वो एकता आ ही नहीं पाई। ब्रिटेन की उदार अपवाद की स्थिति। हुआ क्या, ब्रिटेन ने निरंकुशता का समर्थन नहीं किया। ब्रिटेन ने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई जो निरंकुश है, जो मारपीट कर रहे हैं जबरदस्ती, उनको सपोर्ट करें, नहीं। मुख्य रूप से शांति बनी रहे, व्यापार होता रहे, इस पे ज़्यादा ध्यान था। तो यूरोप में रूढ़िवादी बहाली समान रूप से नहीं हुई, यानी कि जो एक एक ऐसी बहाली हो जाए जिसके बाद दिक्कत ना आए। तो वियना की जो संधि हुई, इसने राजतंत्र और रूढ़िवादी राजनीति को बहाल कर दिया एक तरीके से, कि राजा का तंत्र ही होगा और रूढ़िवादी ही अभी चलता रहेगा मामला, जो फैमिली दर फैमिली चल रहा है। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति द्वारा लाए गए वैचारिक बदलावों को उलटना संभव नहीं हो पाया। लेकिन जो लोगों के दिमाग में इंस्टॉल हो गए थे ना थॉट्स कि ये होती है फ्रांसीसी क्रांति, वो आप कैसे अपने दिमाग से उतार पाओगे अगर सामने वाला उसे पढ़ेगा। यूरोप का कॉन्सेप्ट क्या था, अब इसको समझ लेते हैं ध्यान से। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में जब हार गया था, तो जितने भी मेन यूरोपीय शक्तियां थी फिर से युद्ध और क्रांति से बचना चाहती थी। वो चाहती थी दोबारा लड़ाई झगड़ा ना ही हो तो अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि नुकसान हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इस कारण उन्होंने कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप नामक एक व्यवस्था बनाई, यानी कि एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें सभी सहयोग करेंगे एक दूसरे का। होता क्या था इसमें, यूरोप की महाशक्तियाँ शांति बनाए रखें, वियना समझौता जो हुआ है उसकी रक्षा की जाए, और क्रांतिकारी कोई आंदोलन हो रहा है तो उसको रोक दिया जाए। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें रोकने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो नियमित बैठक होती थी इसमें, और संयुक्त निर्णय लेने के माध्यम से ये काम होता था। जो मेरे साथ रहेगा, मतलब आप मान के चलो कि संयुक्त निर्णय एक लिया जाता था। ठीक है, ये नियमित बैठक भी होती थी और संयुक्त निर्णय ही होगा तभी काम होगा। और असफल होने का कारण क्या था, देखो शुरुआत में तो क्या था कि भाई शांति बनाए रखने में सफल रहा। ठीक है, जो कॉन्सर्ट हो रहा था, ठीक है भाई, शांति बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे जब राजनीतिक विचार उठे, राष्ट्रीय हितों में मतभेद होने लगा भाई, और हर कोई अपना अपना फायदा देख रहा है, और यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, हर कोई अपने अलग नेशनैलिटी के बारे में सोच रहा है, तो ये कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हो गया फेल। तो इसका मतलब क्या था, यूरोप का कॉन्सर्ट एक समझौता था अनौपचारिक रूप से जो हुआ था। 5 महाशक्तियां थी, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस बाद में जुड़ गया था। इन्होंने क्या करा था, एक सहमति बनाई थी कि कोई भी अगर मान लो यूरोप में बड़ी राजनीतिक संकट आएगा तो आपस में हम सलाह लेंगे। ठीक है, ये प्रणाली वियना संधि के बाद विकसित हुई थी ताकि 1815 के शांति समझौते को बनाए रखा जा सके। ठीक है, इसलिए ये लाया गया था। तो युद्ध ना करके भाई हम समस्याओं पे चर्चा करेंगे और उसको हल करेंगे, यही इसमें मेन उद्देश्य था। तो यही था शक्ति संतुलन बनाए रखना, एक देश पूरा यूरोप कंट्रोल ना कर ले। ठीक है,
जो रूढ़िवादी राजतंत्रों की रक्षा है वो होती रहे, उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से जो क्रांतियां उभर रही हैं उन क्रांतियों को दबाना है। तो महाशक्तियां राजनीतिक बदलाव नहीं चाहती थी, वो चाहती थी एक स्थिरता आ जाना, पुरानी व्यवस्था ही चलती रहे। कॉन्सर्ट ये जो होता था अंतरराष्ट्रीय बैठकों के माध्यम से काम करता था, जैसे कि एक्सला चैपल और ट्रपाऊ, ये जगहों के नाम है जहां पे सम्मेलन करवाए गए थे और ये बैठक होती थी। इसके जरिए शक्तियां शांतिपूर्ण तरीके से अपना विवाद सुलझाती थी, आके अपना कोऑर्डिनेट कर सकती थी। तो शुरू शुरू में तो बड़े बड़े युद्ध रोक दिए इसने, लेकिन तनाव भी कम कर दिए, लेकिन आगे चलकर लंबे समय तक कुछ ये ज्यादा नहीं कर पाया। मैटरनिच की भूमिका, मैटरनिच की भूमिका समझते हैं क्या है। ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे मैटरनिच, उन्होंने इस कॉन्सर्ट के निर्माण और इसको चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया के प्रिंस हुआ करते थे, वो विश्वास करते थे पर राजा महाराजा को शासन होना चाहिए और उदारवाद राष्ट्रवाद ज्यादा, ये क्रांति प्रांति नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, इस कॉन्सर्ट का उपयोग क्रांतिकारी आंदोलनों के खिलाफ हस्तक्षेप करने को जायज ठहरा दिया, बोला जो क्रांति करे उसको दबा दो। सो मैटरनिच के तहत तो भाई कॉन्सर्ट राजनीतिक स्वतंत्रता बढ़ाने के बजाय रूढ़िवादी शासन पुराना चलता रहे, एक उसका टूल बना दो इसको, है ना, इस मंच को। तो भाई सभी महाशक्तियां तो भाई समान एक जैसे ही तो पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकती। जैसे ब्रिटेन ने क्रांतियों को दबाने के लिए जो हस्तक्षेप हो रहा था उसका विरोध किया, ठीक है, बोला कि हस्तक्षेप मत करो, जबकि ऑस्ट्रिया प्रशिया रूस चाहते थे हस्तक्षेप किया जाए, दबाया जाए। सो मतभेद थे ना, ये आपस में कॉन्सर्ट फिर चलेगा कैसे। समय के साथ प्रत्येक शक्ति ने सामूहिक यूरोपीय सुरक्षा की बजाय अपना अपना, यूरोप को छोड़कर, सबकी चौधराहट छोड़कर अपने देश के बारे में ही प्राथमिकता देना शुरू कर दिया और निर्णय अक्सर सहयोग की बजाय स्वार्थ से लिया जाता था। कोई सहयोग नहीं होता था, हर कोई अपना स्वार्थ देखा करता था। तो जब राष्ट्रीय हितों में टकराव होगा तो सहयोग की भावना तो गायब हो ही गई होगी। फिर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इटली है, जर्मनी है, यहाँ पे राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और ये आंदोलन राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। ये चाहते थे जर्मनी एक हो जाए, इटली का एकीकरण हो जाए, क्योंकि ये राज्यों में बटे हुए थे जो सीधे कॉन्सर्ट द्वारा समर्थित रूढ़िवादी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। तो कॉन्सर्ट पुरानी सीमाओं को बनाए रखने के लिए बनाया गया था कि जो ओल्ड जो सिस्टम चल रहा है वो चलता रहे, कोई ज्यादा राष्ट्रवादी विचार ना आए। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1820 के बाद नियमित कांग्रेस बैठकों की संख्या कम हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे जो मीटिंग्स होती थी वो होनी हो गई कम थोड़ी, और बिना परामर्श के महाशक्तियों का जो आपस का एक बिना किसी डिस्कशन कुछ भी नहीं हो रहा था, सहयोग वीक हो गया। तो कॉन्सर्ट कितना सफल होगा ये इसी पे डिपेंड करता है ना भाई, आप बैठक कितनी कर रहे हो। जब ये बैठक ही बंद हो गई तो सिस्टम तो बिल्कुल भी भाई प्रभावशाली रहेगा ही नहीं। अब देखो पूर्व का संकट क्या था, ओटोमन साम्राज्य था इस साइड में, वो धीरे धीरे उसका पतन हो गया था, जिसके कारण महाशक्तियां जो थी ना वो पूर्वी यूरोप और बाल्कन का क्षेत्र, इसको कौन कब्जे में लेगा, इसको लेकर लड़ाइयां पैदा हो गई। तो सहयोग तो छोड़ो, कंपटीशन और बढ़ गया क्योंकि हर कोई अपना फायदा चाहता था। 1848 में कुछ क्रांतियां हुई, 1848 में पूरे यूरोप में व्यापक क्रांतियां हुई, जिससे कि क्या हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप है इसकी फेल्योर जो है सबके सामने आ गई। ठीक है, और यह प्रणाली जनसांख्यिक विद्रोहों को रोकने, ये विद्रोह को रोकने के लिए तो बनाया गया था, ठीक है, ये नहीं रोक पाए। सो इन क्रांतियों ने दिखाया कि कॉन्सर्ट राजनीतिक बदलाव को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। ये जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप है ना, ये राजनीतिक बदलाव होने से रोक नहीं सकता, क्रांतियां होंगी और होकर रहेंगी। 1848 की क्रांतियों का तत्काल और दीर्घकालिक परिणाम के प्रकाश में आपको मूल्यांकन करना है, और जनताओं का वसंत क्यों असफल रहा, स्प्रिंग टाइम ऑफ पीपल। तो आपको इसका तत्काल और दीर्घकालिक दोनों परिणाम बताने हैं डिटेल से। तो हुआ क्या, 1848 की जो क्रांतियां हुई वो राजनीतिक सामाजिक विद्रोह की एक लंबी सीरीज थी, लगातार चल रही थी, जो यूरोप के कई हिस्सों में, फ्रांस, जर्मन राज्यों में, इटली में, ऑस्ट्रिया में बहुत जगह फैली हुई थी। और ये क्रांतियां मुख्य रूप से बहुत ज्यादा जो आर्थिक कठिनाई आ रही थी, ठीक है, उसके लिए संवैधानिक शासन हो उसकी मांग करे, और भाई उदार विचार हो, एकता बनी रहे, स्वतंत्रता सभी को मिले, ये प्रेरणा का पूरा एक स्रोत था। हर कोई इसी से मोटिवेटेड था कि ये सब आ जाएगा। कई देशों में तो एक साथ विद्रोह होने लगे, तो इसको स्प्रिंग टाइम ऑफ पीपल कह दिया गया इस लाइन को। सो क्रांतियां शुरू शुरू में तो सफल दिख रही थी, पर थोड़े ही समय बाद क्रांतियां फेल होने लग गई। लेकिन तत्कालीन असफलता के बावजूद इनको फेलियर तो मिला, लेकिन इनका परिणाम जो था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका परिणाम देखना। तत्कालीन परिणाम तो ये हुआ कि भाई जो रूढ़िवादी पुराना शासन था ना उसका पतन हो गया। 1848 की शुरुआत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उन्होंने बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर ली, शुरू में ही बहुत जल्दी कई राज्यों में शासक चौंक गए
और उनके पास जनता के दबाव का सामना करने की शक्ति नहीं थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। राजाओं को मजबूर कर दिया गया कि भाई जो मंत्री पसंद नहीं है उसको हटा दो और संविधान की घोषणा का वादा करो, संविधान से चलोगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें राजनीतिक स्वतंत्रता दोगे। जैसे ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था, उसमें मेटरनिच को इस्तीफा देना पड़ा, जो कि रूढ़िवादी पुराने शासन को चलाना चाहता था, उसको हटा दिया वहां से। सॉरी। तो ये सफलता शुरू शुरू में मिल गई, लोगों में उम्मीद जाग गई कि क्रांतियों से कुछ तो मिलेगा। अब फ्रांस है, फ्रांस में क्रांति जब हुई तो उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? लुई फिलिप की जुलाई राजतंत्र गिर गया, यानी कि जो उसका राजतंत्र था वो खत्म हो गया और एक नया गणराज्य जो था वो स्थापित हो गया। ठीक है, सभी पुरुष जितने भी थे उनको मतदान वोटिंग का राइट दे दिया गया भाई, वहां पे सफरेज जिसको आप कहते हो। ठीक है, नेशनल वर्कशॉप स्थापित किए गए। ठीक है, वर्कशॉप लगाई गई ताकि मजदूर लोग जो हैं उनको रोजगार मिले और जल्दी ही मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास है उनके उदारवादी और मजदूर वर्ग के बीच गहरी दरारें दिखाई देने लगी। ठीक है, जब सरकार ने नेशनल वर्कशॉप भी बंद करवा दी तो मजदूरों ने क्या करा? विद्रोह करा, लेकिन इस विद्रोह को फिर क्रूरता से दबा दिया गया। फिर क्या हुआ? इससे क्रांतिकारियों की एकता का हो गया अंत। कुछ ही वर्षों में लुई नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्तावादी शासन स्थापित कर दिया, फिर से ये अपना सत्तावादी शासन लिया है। ठीक है, क्रांतियां दबती रहीं तो फ्रांस गणराज्य बन गया, लेकिन क्रांतिकारी आदर्श जल्दी ही सीमित कर दिए गए। शुरू शुरू में क्रांतियां थोड़ी चिंगारी लगाती हैं, पर वो क्रांतियों को रुकवा दिया गया। फिर मध्य यूरोप की बात करें तो उसमें उदारवादी और राष्ट्रीय आंदोलनों की असफलता देखने को मिली। जर्मनी के राज्यों में उदारवादी जो लोग थे और राष्ट्रवादी जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा? जर्मनी को एकजुट करने और संवैधानिक शासन स्थापित करने का प्रयास किया। वो चाहते थे जो जर्मनी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है वो एक हो जाए। फ्रैंकफर्ट संसद बनाई गई ताकि एक एकीकृत जर्मन राष्ट्र बनाया जा सके। एक पार्लियामेंट बनाया गया कि भाई हमें जर्मनी को एक करना है, जर्मनी को एक बनाना है, लेकिन सभी का समर्थन नहीं मिला, ना सैनिक शक्ति का ना शासकों का। फिर क्या हुआ? जब प्रशिया के राजा ने संसद द्वारा प्रस्तावित ये जो साम्राज्य की सिंहासन को अस्वीकार कर दिया तो ये आंदोलन सफल हो ही नहीं सका भाई। उसके बाद तो ऑस्ट्रिया साम्राज्य में हंगरी, बोहेमिया, इटली और इटली में राष्ट्रीय आंदोलन पर साम्राज्य की सेना ने नियंत्रण पुनः स्थापित कर लिया। ये जो आंदोलन हुए ये आंदोलन दबा दिए गए, यानी कि मध्य यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में रूढ़िवादी शासन ही चल रहा था पुराना। ये किसी को नए विचार को आने नहीं देते थे, दबा देते थे भाई। जो जगहों के नाम आपको बता रहा हूं। जनताओं का वसंत क्यों असफल रहा? स्प्रिंग। देखो, क्रांतिकारी भी आपस में बट गए थे और मेन कारण यही था, इनमें एकता नहीं थी भाई। और उदारवादी संवैधानिक शासन और नागरिक अधिकार चाहते थे, लेकिन सामाजिक क्रांति कोई हो नहीं रही थी, समाज की कोई बात नहीं करता था। मजदूर चाहते थे हमारा वेतन अच्छा हो जाए, रोजगार मिल जाए, समाज सुधार आ जाए। किसान चाहते थे भाई सामंतवाद खत्म हो जाए, ये दास जो हमें बना के काम करवाते हैं ये सिस्टम खत्म हो जाए। और मतलब एक साथ काम नहीं कर रहा था, हर कोई अपने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। ठीक है, तो किसानों का रूढ़िवादी सरकारों को समर्थन में होना, कुछ किसान तो पुरानी सरकारों को सपोर्ट कर रहे थे। तो कई क्षेत्रों में ही जैसे ही सामंतवादी कर और दासता समाप्त हुई, ठीक है, जैसे ही ये सिस्टम खत्म हुआ तो किसान क्रांतिकारी गतिविधियों से पीछे हट गए। उन्होंने अपना काम सीधा करवा दिया, उल्लू सीधा हो गया, वो पीछे हट गए। तो मुख्य लक्ष्य उनका हासिल हो गया। उनका लक्ष्य इतना था सामंतवाद खत्म करवाना, वो क्यों राजनीतिक संघर्ष करेंगे? समझ रहे हो? क्रांतिकारी आंदोलनों का जो पूरा एक वो था ना, वो लो हो गया एकदम, वो कमजोरी पड़ गया। सेना की ताकत और निष्ठा। तो शुरुआती कमजोरी के बावजूद भी सरकारों ने सेना पर नियंत्रण बनाए रखा अपनी। तो जैसे ही शासकों को आत्मविश्वास, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जब वो चीज बढ़ती है, तो उन्होंने सैन्य बल का उपयोग कर क्रांतिकारी आंदोलनों को दबा दिया। जब उन्हें लगा भाई ये क्रांतिकारी ज्यादा ही कुछ कर रहे हैं तो चलो इनको दबा दो। तो विपरीत रूप से क्रांतिकारी अच्छी तरह संगठित नहीं थे भाई, उनके पास तो भाई कोई सशस्त्र वो भी नहीं था समर्थन। तो सेना की निष्ठा क्रांतियों को हराने में निर्णायक साबित हुई। वो चाहते थे क्रांतियों को दबाना, सेना भी यही चाहती थी। तो अनुभव नहीं था, नेतृत्व नहीं था। क्रांतिकारी नेताओं में अक्सर भाई राजनीतिक अनुभव की कमी होती थी, रणनीति उनके पास होती नहीं थी। और कई सभाओं ने निर्णायक कार्रवाई लेने के बजाय बहस वहस करके टाइम खराब करा। तो रूढ़िवादी शासक फिर से मजबूत हो गए। फिर है रूढ़िवादी शक्तियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जैसे जैसे रूढ़िवादी राजतंत्र एक दूसरे को, अलग अलग जगहों के रूढ़िवादी राजा ना एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि क्रांति तेरे वहां हो रही है, तू दबा दियो, मेरे यहाँ होगी मैं दबा दूंगा। उदाहरण के लिए रूस की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया की मदद की हंगरी की क्रांति को चलने में, समझ रहे हो? तो सहयोग कर देते थे। 1848 की क्रांतियों का दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ?
मेटरनिच प्रणाली खत्म हो गई। हालांकि रूढ़िवादी सरकारें बहाल हो गई थी, लेकिन मेटरनिच से जुड़ी पुरानी जो दमनकारी प्रणाली थी, जो दबा दिया जाता था किसी को भी, वो कमजोर हो गई। शासकों ने भी समझ लिया था कि अब वो सुधार की मांग जो आएगी ना, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पूरी तरीके से निरंकुश राजतंत्र अब आप नहीं लगा सकते। फिर धीरे धीरे 1848 में राष्ट्रवादी आंदोलनों को असफलता का सामना भी करना पड़ा, पर पूरी तरीके से आंदोलन खत्म नहीं हुए। उन्होंने सबक सीखा कि क्यों फेल हो रहे हैं। तो आने वाले सालों में राष्ट्रवाद और मजबूत हो गया, थोड़ा और रियलिस्टिक वो बातें लेकर आए, और इटली भी एक हो गया, जर्मनी भी एक हो गया, और संवैधानिकता का भी विकास हुआ। कई राज्यों ने तो 1848 के बाद संविधान बनाए रखा, अपना सुधार करा, उसको दोबारा से बनाया। और जो रूढ़िवादी शासक थे उन्होंने भी संवैधानिक ढांचे को अपना लिया, जिससे पता चलता है कि भाई उदारवादी विचारों का उदय हो गया था अच्छे से। फिर क्या हुआ, 1848 की असफलता ने उदारवादियों और राष्ट्रवादियों को यह सिखा दिया कि केवल आदर्शवादी विद्रोह से बदलाव नहीं आएगा, बड़ी बड़ी बातें करने से। आपको एकता बनानी होगी, कूटनीति आनी चाहिए, आपको ग्रेजुअल रिफॉर्म्स करवाने हैं, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, और सैन्य शक्ति भी होनी चाहिए, तभी हासिल कर पाओगे। सिर्फ जन आंदोलन करने से कुछ नहीं होना। जर्मनी के एकीकरण के चरणों पर आपको चर्चा करनी है संदर्भ के साथ। ज़ोल्वेरेन क्या होता है आपको बताना है, और युद्ध और कूटनीति क्या है ये भी आपको डिस्कस करना है इसके अंदर। तो आइए इसको देखते हैं इसमें क्या है। देखो, 1871 से पहले जर्मनी एक देश नहीं था, जर्मनी कई टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में। और 1815 के बाद लगभग इसमें 39 राज्य थे, ठीक है। तो इन राज्यों के पास अपना शासक था, अपनी सेना थी, कानून, अर्थव्यवस्था सब था। तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया सबसे ताकतवर थे इसमें से, ठीक है। और ये दोनों जर्मनी पर नेतृत्व चाहते थे, दोनों चाहते थे हमारा कब्जा हो। तो जर्मनी का एकीकरण एकदम से नहीं हो गया, कई चरण आए हैं भाई इसमें। सबसे पहले ज़ोल्वेरेन के जरिए जर्मनी को आर्थिक रूप से एकजुट किया गया, एक ज़ोल्वेरेन सिस्टम था, आगे बताऊंगा आपको। फिर युद्ध हुआ, जब नई सिस्टम बैठ रहा तो भाई लड़ाई आखिरी होता है। तो एक बहुत बड़ा लीडर आया, ओटो वन बिस्मार्क, उसने कहा अब लड़ो सीधा। ये इतना प्रयास हुआ, फिर 1871 में जाके जर्मनी का एम्पायर बना। तो वियना की संधि के बाद जर्मनी को जर्मन संघ में यानी कि ढीले ढंग से बांट दिया गया था, छोटे 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 टुकड़ों में। और ऑस्ट्रिया के पास बहुत ताकत थी, पर इनमें जर्मनी में एकता नहीं थी। व्यापार करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ था। तो हर देश अपना कस्टम चार्ज लगाता था, इधर उधर ट्रेड करने जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं थी, लेकिन 1848 में क्रांति के जरिए जर्मनी को वो एकजुट नहीं हो पाई, ठीक है। सो ये साफ हो गया कि केवल जनता की भाई आंदोलनों से जर्मनी एक नहीं होगा, जनता से कुछ नहीं होगा, हमें चाहिए थोड़ा मजबूत तरीका जर्मनी को एक करने का। तो ज़ोल्वेरेन सिस्टम क्या है, एक कस्टम यूनियन होती है, यानी कि एक यूनियन बनाई जाएगी, जो कि प्रशिया ने स्टार्ट किया था 1834 में। इसमें क्या होगा, जितने भी जर्मनी के राज्य थे जो जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ है, वो अपने बैरियर हटा दें, वो आपस में ट्रेड करें, है ना। एक साझा बाहरी शुल्क लागू किया, मतलब एक कॉमन सभी के लिए, मतलब ऐसा ना हो एक दूसरे से ले रहे हो। और ऑस्ट्रिया को इस यूनियन से बाहर रखा गया, याद रखना, ऑस्ट्रिया को प्रशिया ने बाहर करा इस यूनियन से। सो जर्मन राज्यों के बीच कोई सीमा शुल्क ना लिया जाए, आपस में वो ट्रेड करें, स्वतंत्र रूप से व्यापार हुआ। फायदा क्या हुआ भाई, फ्री ट्रेड बढ़ेगा तो उद्योगों का विकास होगा, रेल मार्गों का विस्तार होगा, व्यापार बढ़ेगा, राज्य आपस में जुड़ जाएंगे, लोगों में और व्यापारियों में भी फील होगा हाँ भाई हम आर्थिक रूप से एक हो रहे हैं, जर्मनी के ही हैं सारे। सो इसका एक राजनीतिक कारण भी था। देखो ये थी तो आर्थिक संस्था, एक कस्टम यूनियन थी, लेकिन प्रशिया जर्मनी का आर्थिक नेता बन गया, क्योंकि भाई इसमें ऑस्ट्रिया को तो बाहर कर दिया ना उसने, प्रशिया खुद का ही अपना वो कर रहा है सब कुछ, ऑस्ट्रिया का प्रभाव ही कम हो गया। छोटे राज्य तो भाई प्रशिया पर ही निर्भर होने लग गए। अब धीरे 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 जितने जर्मन के राज्य थे ना, उन्होंने प्रशिया को ही अपना नेता मानना शुरू कर दिया। तो ज़ोल्वेरेन ने जर्मनी को राजनीतिक रूप से तो एकजुट नहीं किया, लेकिन एक बैकग्राउंड बन गया, आर्थिक एकता हो गई, राज्य आपस में कनेक्ट होने लग गए, और प्रशिया को सबने अपना नेता मान लिया, लगभग सबने। तो ये इसका फर्क पड़ा। फिर आती है युद्ध और कूटनीति की क्या भूमिका है। देखो, बिस्मार्क है, ओटो वन बिस्मार्क, तो 1862 का टाइम था। तो ये वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे प्रशिया के। वे मानते थे कि भाई जर्मनी की एकता सिर्फ भाषण से नहीं आएगी, विचारों से नहीं आएगी, आपको खून और लोहे से हासिल करना होगा। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी मींस मारो काटो कुछ भी करो, लेकिन लड़ना पड़ेगा, जर्मनी को एक करना है। तो इसी को रियल पॉलिटिक कहा गया है। रियलिज्म, व्यवहार ना कि आदर्श, बड़े बड़े आइडियल बातें मत करो, व्यवहार में उतारो उसको, देखो क्या होता है। फिर डेनिश युद्ध हुआ 1864। प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने श्वेल्सविक और हॉलस्टीन को लेकर डेनमार्क से युद्ध किया। डेनमार्क इसमें हार गया। तो भाई प्रेशिया को क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे प्रतिष्ठा मिल गई कि भाई हरा दिया।
और प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच तनाव और बढ़ गया। अब ये दोनों सोच रहे हैं भाई ज्यादा चौधरी कौन बनेगा। फिर अगले एक और संघर्ष के लिए एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। फिर ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर हुई 1866। सो इसमें यह तय हो गया कि जर्मनी का नेतृत्व कौन करेगा। तो प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को सडोवा की लड़ाई में बहुत जल्दी हरा दिया, प्रशिया जीत गया इसमें भी। सो ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से ही बाहर कर दिया गया। इस युद्ध को जैसे ही वो हारा, वो मैटर उसका खत्म हो गया। अब जर्मनी का जर्मन संघ बिल्कुल समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, प्रशिया के नेतृत्व में सॉरी एक नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बना। नॉर्थ जर्मनी पूरा एक हो गया। अब जर्मनी प्रूशिया के नेतृत्व में था, ऑस्ट्रिया के नहीं, याद रखना। ऑस्ट्रिया का मैटर ही इन्होंने क्लोज करवा दिया। 1866 के बाद बिस्मार्क ने कूटनीति अपनाई। वो बहुत चालाक थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया को अपमानित नहीं किया, निकाला तो सही। उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप से वो बचा थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वो इधर उधर कुछ डिसीजन नहीं ले रहा था। फ्रांस और रूस को तटस्थ रखा, ना तो इधर ना तो उधर, अभी पूरी तरीके से मिला नहीं, ताकि भविष्य में संभावित दुश्मनों को रोका और प्रशिया की सत्ता को स्थिर किया। पहले उसने सोचा मैं अपनी पावर बना लूं, उसके बाद देखूंगा। फिर फ्रैंको प्रशियन वॉर होती है 1870 से 71। फ्रांस को मजबूत जर्मनी से डर था और बिस्मार्क ने क्या करा, ईएमएस टेलीग्राम का इस्तेमाल किया। टेलीग्राम वगैरह कम्युनिकेशन स्किल इसकी अच्छी थी। फ्रांस को युद्ध की घोषणा करने के लिए उकसाया, बोला कि भाई लड़ो। सभी जर्मन राज्य प्रशिया का समर्थन कर रहे थे, ठीक है, सभी को सपोर्ट पूरा था, मतलब प्रशिया को पूरा सबका सपोर्ट था। फ्रांस हार गया भाई इस वॉर में, और जर्मन राष्ट्रवाद और अच्छा भाई, लोगों में और नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई। और दक्षिणी जर्मन वाले भी जितने लोग थे, उत्तर तो थे ही थे, दक्षिण वाले भी जुड़ गए ओटो वन बिस्मार्क के साथ। फिर 1871 में क्या हुआ, वर्साय के अंदर जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई और प्रशिया के राजा जर्मन सम्राट बने, यानी कि केजर वो बने, और जर्मनी हो गया एकीकृत। सारे जर्मनी के टूटे टूटे स्टेट्स अब पूरा एक यूनिफाइड जर्मनी बन गया। और हुआ क्या भाई, ये कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, ऊपरी स्तर से राजा मंत्री, आर्थिक वो जोल्वेरिन वगैरह, युद्ध, कूटनीति, राजा इधर उधर का राजा, उधर का राजा, इधर का मंत्री, सभी ने बातचीत करी, डिप्लोमेसी, आर्थिक वो यूनियंस बनाई, तब जाके एक मजबूत जर्मनी बनाए। और इसके साथ ही सैन्य और राजतंत्र का प्रभुत्व वाला सत्तावादी राजनीतिक प्रणाली भी स्थापित हो गई। अब यहाँ पे सत्तावादी शासन था। बिस्मार्क जो था वो सेना पे अपनी बहुत वो अकड़ता था, और वो राजा वो खुद ही बना के रखना चाहता था खुद को। लेकिन धीरे धीरे आगे क्या हुआ भाई, प्रशिया का राजा जो था ना, वो जर्मन, मतलब एक जो प्रशिया का राजा था वही जर्मन सम्राट बन गया आगे चल के। तो जर्मनी का एकीकरण एकदम नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। ये जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ था, एकदम से नहीं बना पूरा। जोल्वेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कस्टम यूनियन जो बनाई गई, इसी से ही जर्मनी जुड़ा था आपस में आर्थिक रूप से। और जब बिस्मार्क जैसे प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने युद्ध और कूटनीति से जो रुकावटें आ रही थी उसको हटाया, भाई जर्मन राज्यों को एकजुट किया, और जर्मनी फाइनली 1871 में एक हो गया, वो भी आर्थिक रूप से, सैन्य शक्ति और कुशल कूटनीति के जरिए, ठीक है। कोई क्रांति नहीं हुई यहाँ पे, सीधा अच्छे दिमाग से काम लिया इन्होंने। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।